इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब वैसे सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं मतलब एग्जाम में और फिर बोर्ड्स में भी। बहुत बड़ी बुक है यार, ऐसे लरोड़ा। सर उसमें से मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे क्वेश्चंस ऐसे मतलब सर्किल किए हुए हैं। फिर भी अगर कराए होते हैं तो टाइम लगता है कराने में। मार्क करने में तो मैं बोले चले जाऊं और मैं कराए चले जाऊं। फिर भी आप सर मुझे मैं आपको उनका, भेज, ओके सर मैं आप आपको मुझे भेज सेंड देता कर हूँ। दीजिएगा जो भी है। जी। आपको बोर्ड विजिबल है? जी। हाँ, हम क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, बताएंगे जरा? सर आप 1 मिनट देंगे? कहने दीजिए। मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में कि अगर आपके पास कोई एक सरफेस है और उस सरफेस पर कुछ चार्ज है। मैं आपको वन बाय वन पॉइंट लिखा रहा था एक चार्ज कंडक्टिंग सरफेस के लिए। तो मैंने लिखाया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके अंदर वो कितनी होगी? जीरो। अब मैं बात करता हूँ पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है? तो आप हेडिंग डाल, मतलब ऐसे ही एक जी। पॉइंट लिखिएगा पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल इनसाइड द चार्ज कंडक्टर। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था पीछे, जो क्या होता है माइनस डीवी अपॉन डी आर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है, यानी ई इनसाइड की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब ये हो गया कि डीवी ओवर डी आर की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। जी। डीवी ओवर डी आर को मैं लिख सकता हूँ डी अपॉन डी आर ऑफ बी। अगर इस माइनस को इधर ले हाँ। जाऊंगा तो ये माइनस ही रहेगा, लिख सकता हूँ। अब जी अगर सर। इस चीज को आपने डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएट करने के बाद वो वैल्यू जीरो आ गई, इसका मतलब ये हुआ ना कि जो वी है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। हाँ। क्योंकि जो डेरिवेटिव होता है कांस्टेंट का ही जीरो होता है। तो अगर आपने यहाँ डेरिवेटिव लिया v का और वो वैल्यू जीरो हो गई, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको जो v है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो पोटेंशियल अंदर कैसा होगा v इनसाइड? वो हमेशा कांस्टेंट होगा हर जगह पर। तो जी। अगर मैं अगले पेज पर इनके ग्राफ बनाता हूँ। ये मेरे पास एक ग्राफ प्लॉट करने का पोर्शन है। ये स्ट्रेट लाइन ले लो और ये वो पॉइंट है जहां पर सरफेस आपकी स्टार्ट हो रही है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं दिखाऊंगा इस पेन से। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है आपकी, वो अंदर तो जीरो होती है, इस पॉइंट पर मैक्सिमम होती है और उसके बाद ऐसे करके वो कम होना शुरू हो जाती है। अगर बात की जाए पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल आपका इस पॉइंट से दिखा लेता हूँ। पोटेंशियल होता है कांस्टेंट और वो सरफेस पे आने तक रहेगा कांस्टेंट। उसके बाद जो पोटेंशियल है आपका, वो पोटेंशियल इस तरीके से हो जाएगा। तो ये जो ग्रीन पेन है, ये किसको बता रहा है? पोटेंशियल को। और जो आपका पिंक पेन है, वो किसको बता रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है? तो ये दोनों चीजें अपने नोट्स में आप लिखिए। जी सर।
हो गया। लिखा। अब जी। आप एक हेडिंग डालिएगा, यस में एक लाइन और लिखिएगा। Hence the electric potential is constant throughout. Hence the electric potential is constant throughout. देखिएगा, hence the electric potential is constant throughout the volume of the conductor and it has same value at the surface. देखिए, जो V इनसाइड होगा वही V सरफेस होगा, उसकी वैल्यू जो होगी वो होगी K Q अपॉन R। और अगर R ये वाला नहीं होगा, यहाँ पर कैपिटल R होगा। और अगर आप V आउटसाइड लिखते हैं तो वो हो जाएगा KQ अपॉन स्मॉल आर। जितना आप देखिए यहाँ से, ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से बढ़ते 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 आर की वैल्यू बढ़ रही है। यहाँ पर आपने दोनों चीजें रखी हैं, वी भी रखा है और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी रखी है। तो ये जो ग्रीन पेन था ये किसको बता रहा था? पोटेंशियल को बता रहा था। तो पोटेंशियल आपका थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहा है, सरफेस पर जितना है उसके उसके बाद वो कम होना शुरू हो गया है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, स्मॉल आर किसके बराबर है? कैपिटल आर के बराबर है। और यहाँ पर ये आर की वैल्यू आगे की तरफ बढ़ेगी। तो ये जो वेरिएशन दिखा रहा है ग्राफ पोटेंशियल के और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। जी सर। ठीक है, अब लिखिएगा आप नेक्स्ट हेडिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर। हेडिंग है ना नेक्स्ट? जी हेडिंग है ये। बहुत दिन के बाद हेडिंग डलाई है मैंने, तब से मैं उस हेडिंग के ही पॉइंट लिखा रहा था आपको। अब हेडिंग डालिएगा आप, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखिए, आपके पास ऐसे करके कोई सरफेस है। अब इस सरफेस के ऊपर आप कंसीडर कर लीजिए, खुल रहा है? हमें खुल रहा है गेट। इस सरफेस के ऊपर आप कंसीडर कर लीजिए कोई चार्ज है। खुल रहा है? खुल रहा है। ये पूरी सरफेस पर कुछ चार्ज है।
खोल दे गेट, खोल दे पूरा। अब जब ये सरफेस का पूरा चार्ज है, तो मैं क्या बताऊंगा, जब भी हम सरफेस की बात करते हैं तो हम सरफेस नहीं लेते, हम क्या लेते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी लेते हैं। मतलब क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का, हम इसको सिग्मा से दिखाते हैं। सिग्मा होता है कितना चार्ज इस सरफेस पर है कितने एरिया के रिस्पेक्ट में, और अगर मैं इसकी डेरिवेटिव फॉर्म लिखूंगा तो मैं लिखूंगा डी क्यू अपॉन डी एस। ये हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। जी जी, ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। जी जी, फर्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ पर हम क्या प्रूफ करने जा रहे हैं, हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो प्रोपोर्शनल है सिग्मा के। ये प्रूफ करना है, कैसे करेंगे। आप यहाँ पे दो तीन चीजें अज्यूम कीजिए। सबसे पहले तो आप एक काम ये करेंगे कि जब ये एक सरफेस है, तो इस सरफेस से एक सरफेस यहाँ मान लो आप इस तरीके की, और कंसीडर करो कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी, और अगर इस सरफेस को आपने ऐसे रखा है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एरिया वेक्टर भी लेंगे आप, तो ये हो जाएगा हमारा डीएस। ये वाला जो पोर्शन है ये डीएस है, और इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है हमारी, ये ऊपर की तरफ जा रही है ई। तो यहाँ पर आप एक सरफेस कंसीडर कीजिए, इसी सरफेस को आप ले लीजिए गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होती है, जिसके अराउंड हम गॉस थ्योरम लगा सकते हैं। गॉस थ्योरम क्या बोलता है, गॉस थ्योरम बोलता है कि अगर आप किसी भी सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएस लेते हैं, तो वो किसके बराबर होता है, तो उस सरफेस के अंदर ठीक। चार्ज जो है वो अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। यही होता है। जी। हाँ। अब अगर मैं इसको लिखूं कि यहां से जो फ्लक्स आएगा डी क्यू, ये फ्लक्स होता है जिसकी वैल्यू होगी ई डॉट डी एस। लिख सकता हूं, हाँ। क्योंकि फ्लक्स मैंने आपको बताया था, फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अब आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ये जो वैल्यू आपने ली है, इसको कैसे कंसीडर करेंगे आप। आपको पता है गॉस थ्योरम ये नहीं होता, गॉस पूरा थ्योरम जो होता है वो होता है डी फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। तो एक तो चीज आपके पास ये है, एक चीज आपके पास ये है, आप यहां से लिख सकते हैं डी फाई इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जी। तो यहाँ पर डी फाई की जगह मैं क्या रख दूंगा, मैं रख दूंगा ई डॉट डी एस क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रख सकता हूँ। हाँ। अब यहाँ एक चीज कंसीडर कीजिए आप, ये मैं एक लाइन यहाँ खींच देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर ये एक सरफेस मैंने जो ली है, मैं यहाँ इसको ऐसा ना लिखकर मैं इंटीग्रेशन ले लूँ, तो मैं यहाँ इंटीग्रेशन लिखूंगा तो मुझे यहाँ भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यहाँ पर इंटीग्रेट करने को कुछ है नहीं। तो आप सिर्फ इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, जो के बराबर होगा टू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन में। लिख सकता हूँ ये वाली बात। जी सर। अब देखिए यहां से जो ये बात आएगी, क्यू को क्या लिख सकता हूँ, जो आपका क्यू है तो वो होगा डी क्यू। सिग्मा इंटू डी एस होगा। जी सर। इसको लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू डी एस अपॉन हाँ। एप्सिलॉन नोट। और यहाँ पर है आपके पास ई डॉट डी एस, तो डी एस से डी एस हटा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी आपकी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। अगर आप इसको लिखेंगे ऐसे, वन अपॉन एप्सिलॉन नोट कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगी, सर, आप थोड़ा सिग्मा। नीचे करेंगे। पीछे करूँ मैं तो, आगे पीछे नहीं किया मैंने। ओ, अब दिख रहा है, सॉरी। ये बात आई समझ में। जी जी। तो अगर मैं इसी की वेक्टर फॉर्म लिखूंगा ना, वेक्टर फॉर्म बेसिकली आया क्या है यहाँ पर,
यहाँ जो आपके पास फॉर्म आई है सरफेस के लिए, वो आई है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको याद हो ना, तो मैंने एक लॉन्ग शीट के लिए भी ये लिखाया था इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट चैप्टर में, जिसकी वैल्यू आई थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद है? जी। तो यहां से आपने ये तो लिख दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके प्रोपोर्शनल होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको कैसे लिखोगे आप उसको लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म जो होगी वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट विद एन वेक्टर होगी। ठीक है? हाँ।